हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के सामने एक बंसॉट लेके आया हूँ। किसकी? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। कोशिश करेंगे इस बंसॉट को हम जल्दी से ख़त्म करें और आपको बोर्ड के पेपर में 6 नंबर पक्के कराएं। चलो करते हैं स्टार्टिंग। देखो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? देखो डेली लाइफ में हम लोग केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हुए देखते हैं। समझना केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन इज process in which new substance with new properties are formed। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, किसके साथ? नई प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, जैसे मम्मी जब खाना बना रही होती हैं तो आटा लेती हैं, फिर हल्का उसमें पानी डालती हैं, है ना, उसके बाद रोटी बना लेती हैं। तो जो रोटी बन गई, खाना पक गया, वो हमारा क्या बेटा? एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है कि मम्मी जो दूध लेती हैं, उस दूध में थोड़ा सा दही डालती हैं और सुबह पूरा दही बन जाता है। वो भी एक प्रोसेस क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक नया प्रोसेस होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा और किसके साथ? नई प्रॉपर्टी के साथ। तो केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, कुकिंग ऑफ फूड है। तो हमें पता है, आप लोगों को समझ में आया कि रेस्पायरेशन होता क्या है। डेली लाइफ में होते हुए भी बहुत सारे रेस्पायरेशन हमने देखे हैं, जैसे शॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा हो जाना, ये भी क्या बेटा? एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये भी क्या बेटा? केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या बेटा? केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रेस्पायरेशन, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल ये रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो जंग लग जाती है वो भी क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन होती है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, जब केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मात्र कितनी है बेटा? 5 है। कितनी है? 5। जैसे सबसे पहले हो सकता है जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई एक इनसॉल्युबल पार्ट। जब कोई केमिकल रिएक्शन आ रही हो और वो ऐसी हो कि इनसॉल्युबल, वो पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो, वो सब क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट। हो सकता है प्रेसिपिटेट बने, हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है चेंज इन कलर हो, चेंज इन स्टेट हो। स्टेट का मतलब है कोई लिक्विड से गैस बनना हो, गैस से लिक्विड बनना हो। तीसरा है वो, सॉरी लास्ट है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारी कितनी है? 5। प्रेसिपिटेट बनना, गैस निकलना, कलर चेंज होना, स्टेट चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना। अब जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर हीट क्या होती है? इवॉल्व। हीट इवॉल्व का मतलब है हीट निकलती है। जैसे जब हम जिंक और H2SO4 को रिएक्ट कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और इससे हीट निकलती है। अब कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकल रही है, तुरंत कहोगे कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट हम देते हैं और हीट को ये क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे हम हीट दे रहे हैं तो समझना किसके अंदर आ जाएगी? वो एंडोथर्मिक के अंदर। जिससे हीट निकल रही है वो आती है हमारी एक्सोथर्मिक। आगे चल के इसके एग्जाम्पल भी क्लियर कराएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे। देखते हैं केमिकल फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है। बड़ा आसान है केमिकल फॉर्मूला बनाना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। चलो देखते हैं। आपको सबसे पहले इस चार्ट को समझना होगा। इस चार्ट में बहुत सारी चीजें ध्यान में देनी होंगी कि देखो यहाँ से जितने भी एलिमेंट ऊपर के दिखाई दे रहे हैं इन सभी की वैलेंसी कितनी है? 1। यहाँ से जितने भी नीचे दिखाई दे रहे हैं इन सब की वैलेंसी कितनी है? 2। और ये एल्यूमिनियम और आयरन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 3। तो आपको ये बैलेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे याद रखना है सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर, इनकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 1। आप कैसे याद रखोगे? तो याद रख लो बेटा SSP
एसएसपी वही सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट होती है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। दूसरा एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, एक ही एलिमेंट है। आयरन की 2 कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, तो आयरन 3 भी ले लिया जाता है। और बेटा कैसे याद रखना, और सुनो, ये जितने भी ऊपर वाले हैं इन सब की वैलेंसी कितनी है 1 है। जैसे अमोनियम NH4, प्लस माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना। हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला भी याद रखना है OH, प्लस माइनस पे कोई ध्यान नहीं देना। नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। ऐसे ही बेटा और वैलेंसी 2 आती है, 2 वैलेंसी वाले नंबर भी समझ लेते हैं। जैसे पहला है ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी है 2, सल्फाइड 2, कार्बोनेट फॉर्मूला याद रखो CO3, वैलेंसी कितनी है 2, नेगेटिव इससे कोई लेना देना नहीं है तो मैं नहीं समझना। सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4, ये सारे आपको याद कर लेना, ये चार्ट याद कर लेना है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं केमिकल फॉर्मूला आप देख लो, चलो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा आप बनाइए पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए। किसका, पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए। अब इस चार्ट में पोटेशियम को ढूंढो तो आपको पोटेशियम मिला ये, और इसका सिंबल क्या है K, लिख दो। ऑक्साइड का सिंबल है क्या O। वैलेंसी पे ध्यान दो, पोटेशियम किस वैलेंसी में आ रहा है 1, लिख दो। ऑक्सीजन किस वैलेंसी में आ रहा है 2, लिख दो। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके पास तो लिख देंगे हम K2, O के साथ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो डायरेक्ट बन गया क्या K2O। समझ आ गया। अब हम थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, देखो और बना लेते हैं। हमने कहा आप बनाइए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम को देखो बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से, कार्बोनेट को ढूंढो किससे रिप्रेजेंट करते हैं CO3 से। सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, तो ये इसके साथ चला गया तो क्या हो जाएगा बेटा Na2, कार्बोनेट CO3, ब्रैकेट लगाओ कितना लगाओगे, ये इसके साथ जाएगा 1, तो बन क्या गया Na2CO3। 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक आध और देख लेते हैं बेटा जिससे हमें क्लियर हो सके। हमने कहा आप बनाइए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को किससे नोट कर लेते हैं हम Mg से, ऑक्साइड को किससे O से। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2, 2 से 2 खत्म, मत लिखो डायरेक्ट हो जाता है क्या बेटा MgO। क्लियर हुआ। आपको ऐसे ही सारी चीजें याद रखनी है। कुछ की ट्रिक दे देता हूं आपके सामने। जैसे सबसे पहले यहां से आपको एक ट्रिक मिली क्या, SSP, SSP, S फॉर सोडियम, S फॉर सिल्वर, P फॉर पोटेशियम। इसकी वैलेंसी SSP की कितनी होती है बेटा 1। ऐसे ही मैं कुछ और वैलेंसी दे सकता हूं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका बना लो क्लोराइड का C, ब्रोमाइड का B, आयोडाइड का I, CBI, इसकी वैलेंसी कितनी है 1। ऐसे करके हम कुछ वैलेंसी की ट्रिक बना लेते हैं। अच्छा इसमें वैलेंसी कुछ SSC, यहाँ पर भी देखो ट्रिक बन रही है SSC, S फॉर सल्फेट, S फॉर सल्फाइड, C फॉर कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी SSC छोटी नौकरी होती है थोड़ी, मतलब CBI से थोड़े नीचे ही होते हैं, तो ऐसा इसकी वैलेंसी मान लो कितनी हो जाएगी 2। ऐसे करके कुछ हमने ट्रिक्स बनाई हैं जो आपको समझनी होंगी। अब ये फॉर्मूले आप बनाना सीख गए तो अब आपको बेहतर तरीके से और ज़्यादा समझ में आएगा। आगे पढ़ने वाले हैं हम क्या, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, ध्यान से सुनना। देखो जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो सिंपल सी बात है, हम कैसे कर रहे होते हैं पहले को ध्यान देखो। जैसे हम एक चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने एक ली बेटा हाइड्रोजन, क्या लिया हाइड्रोजन, प्लस ली ऑक्सीजन,
हम जानते हैं बन क्या जाता है इसके साथ में वाटर, इस बात को हम जानते हैं। तो बेटा ये क्या हो गई, एक रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया, एक वाटर। ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हर बार क्या हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते रहेंगे? थोड़ा पहले हाइड्रोजन लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर वाटर लिखो, तो इसमें ज्यादा समय लगता है। तो लोगों ने या वैज्ञानिकों ने कुछ इसको सॉर्ट आउट कर दिया। बोले कि हाइड्रोजन के सिंबल से रिप्रेजेंट कर लो। किससे? हाइड्रोजन को H2 कह दिया, प्लस ऑक्सीजन को O2 कह दिया, वाटर का फॉर्मूला H2O बन गया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, ये जो ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन थी, इसके रिप्रेजेंट को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस। जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, हमारा क्या होता है बेटा? केमिकल इक्वेशंस होता है। केमिकल इक्वेशंस भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहला बैलेंस्ड इक्वेशन, दूसरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड कौन सी होती है वो सुनो। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। अब बात यहां पर एक और आ जाती है कि सर यहां 2 वर्ड और आ गए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो समझना क्या होते हैं, ध्यान से समझना, वो भी बताते हैं। देखो, हमें पता लगा कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और इधर एक वाटर एक हमारा कंपाउंड है। अब जो शुरुआत में जो ओरिजिनल में हम सब्सटेंस यूज करते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट। ये दोनों क्या हो गए बेटा? रिएक्टेंट। जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट। तो जो सब्सटेंस, जैसे अब मैं पूछूं इस पे रिएक्टेंट क्या है, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है। जबकि प्रोडक्ट क्या है? वाटर। अब सुनना कि सबसे पहले बात करेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी होंगी और अनबैलेंस्ड कौन सी होंगी। अनबैलेंस्ड पे ध्यान देंगे सबसे पहले। ये कह रहा है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट, यानी ईच एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कैसे होने चाहिए? नॉट इक्वल। चेक कर लेते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरफ दे गए, देखो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? आप कहोगे सर कितने हैं इसमें? 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ। ऑक्सीजन भी कितने इधर? 2। हम गए प्रोडक्ट की तरफ, ये दोनों चीजें किधर हैं? रिएक्टेंट की तरफ। हम प्रोडक्ट की तरफ गए तो हाइड्रोजन तो हमें इसमें भी 2 दिखाई दिए, लेकिन ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें? 1। क्या दोनों एलिमेंट क्या बराबर हैं? इधर हाइड्रोजन 2 थे, 2 इधर भी, ऑक्सीजन इधर 2 थे, इधर कितने हैं? 1। तो यही तो कहा जा रहा है कि ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। तो हमारी इक्वेशन हो जाती है अनबैलेंस्ड। तो अभी ये जो बैलेंस इक्वेशन है वो कैसी है? अनबैलेंस्ड। इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। कैसे? सुनो, बैलेंस करते हैं तो बैलेंस्ड में क्या हो जाएगा? बहुत आसान है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ ईच एलिमेंट कैसे हो? इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे? उसे बैलेंस्ड इक्वेशन। अब कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हमें उसे बैलेंस करनी पड़ती है। कैसे करेंगे उसके बारे में समझ लेंगे। जैसे अभी यहां देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अगर मैं यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने? 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4। वहीं ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। ऐसे समझो जैसे ब्रैकेट के बाहर होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी करना होता है। यहाँ ऑक्सीजन बंद थे तो 2 बन जा 2। अब दिखाई दिया कि ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर 2। अब हम यहाँ पर आए, हाइड्रोजन तो सर 4 है, तो हमें इधर भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। अब देख लो बेटा बैलेंस्ड हो गई। अब ये बैलेंस करना समझने वाले हैं। तो बैलेंसिंग करते क्यों है पहले वो समझो। पहले बैलेंसिंग, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आपका जवाब होगा बैलेंसिंग टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ था उसे फॉलो करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए हम बैलेंस करते हैं। उसमें बताया गया मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन।
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उस वक्त ना तो मैटर डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है। तो मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शंस। हम थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं। हम आगे टॉपिक में देखते हैं कि वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने फॉर्म होती हैं रिप्रेजेंट करने की। सबसे पहले आती है वर्ड इक्वेशन, दूसरी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, तीसरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम कितनी इक्वेशन किस प्रकार से बैलेंस मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है, वही एग्जांपल लेते हैं। जब कोई भी रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय वर्ड, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ड इक्वेशन कही जाती है। वर्ड का मतलब जैसे हमने क्या कहा, हम हाइड्रोजन लिए, हम प्लस ऑक्सीजन लिए, तब हमारा क्या बना, वाटर। ये सारी चीजें हमने किस में लिखी हैं, वर्ड में, तो इसको कह देते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। वही बात करते हैं हम स्केलेटन इक्वेशन की। स्केलेटन इक्वेशन कुछ नहीं है, जो हमने वर्ड इक्वेशन ली है उसी को सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया हमने किससे, H2 से। ऑक्सीजन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, O2 से। और वाटर को रिप्रेजेंट कर दिया H2O से। तो ये बन जाती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखो, रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन बाय सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन सिंबल और फॉर्मूलाज के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे तो कही जाएगी वो स्केलेटल इक्वेशन। अब वही बात करेंगे, अगला टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। जैसे अब बैलेंस्ड कैसे, जैसे अभी हम इसी में हाइड्रोजन देखें तो इधर कितने हाइड्रोजन, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन 2 हो गए यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हम 2 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दें। अब ऐसी इक्वेशन जब बैलेंस्ड हो जाएगी तब कही जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस्ड कर सकते हैं। और बेटा एक बात याद रखना कि बोर्ड के पेपर में बैलेंस करना पेपर में आता ही आता है। कभी भी ऐसी गलती मत करना कि आप इस टॉपिक को बिना सीखे चले जाओ। बैलेंस करना अब हम सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इक्वेशन यहाँ पर दे रखी हैं, उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के तरीका ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को। किसको करेंगे, मेटल्स को। दूसरा किसको हम करेंगे बेटा, नॉन मेटल्स को। फिर हम करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। और फिर करेंगे हम हाइड्रोजन को। तो इन तीनों चारों चीजों को जैसे ही हम बैलेंस कर लेंगे, केमिकल रिएक्शंस हमारी ऑटोमेटिक, केमिकल इक्वेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ हम कितनी चीजों को इस्तेमाल करने वाले हैं, 4 चीजों। सबसे पहले मेटल। कौन से होते हैं मेटल, ओरली थोड़े से बता देते हैं। जैसे आयरन, आयरन को डिनोट करते हैं Fe से। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब हमारे क्या है बेटा, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सब हमारे क्या है बेटा, बैलेंस मेटल है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे किसको बैलेंस, मेटल को। फिर किसको करेंगे, नॉन मेटल को। फिर किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। फिर किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। मेटल कौन कौन से होते हैं, हमारा सोडियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, जिंक हुआ, ये सारे क्या है हमारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या हुए, जैसे सल्फर हुए, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये तो गैसेस के अंदर भी आ जाते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनको हम दूसरे नंबर पर बैलेंस करेंगे। तीसरे पर हम करेंगे किसको, ऑक्सीजन। और चौथे पे करेंगे हम हाइड्रोजन। अगर हमने ये बैलेंस कर लिया तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। चलो देखते हैं बैलेंस कैसे होती है इक्वेशंस। देखो, सबसे पहले हमने कहा है क्या कि आप मेटल पे ध्यान दो।
इसके अंदर मेटल कौन है? सोडियम। Na का मतलब सोडियम, इधर ऑक्सीजन है, इधर Na2O है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। हम चेक किए इधर सोडियम कितने हैं? Na2, मतलब सोडियम कितने हैं? काउंटिंग दिखाई दे रही है 2 है, इधर भी 2 है। अब हम ऑक्सीजन पे गए, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। चलो ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें? आप कहोगे सर 2 का, तो यहाँ 2 का कर दो। अब यहाँ 2 का किया तो ये 2 का Na के साथ भी हो गया। अब दोबारा फिर चेक करो, इधर Na कितने हैं? 2, इधर Na कितने हैं? 2 2 जा 4, तो इधर भी 4 का मतलब कितने का करना पड़ेगा? इधर देखो आप कितने सोडियम है? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई आपको इधर भी करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है। देखो Na कितने इधर? 2 2 जा 4, इधर Na कितने हैं? 2 2 जा 4। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। देन ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अगली इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, ध्यान से समझने का हम प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं। देखो हम पहले ही कह रहे हैं कि सबसे पहले किसको मतलब बैलेंस करना होगा? मेटल्स को। मेटल इसके अंदर हमें मिल गया, कौन है? मैग्नीशियम। ठीक, हम उसको उठा लिए, मैग्नीशियम को हमने उठाया, करने चालू कर दिए। इधर मैग्नीशियम कितना है? Mg के साथ कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 1 Mg है। प्रोडक्ट की तरफ आ जाओ, प्रोडक्ट की तरफ कितना है? इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस है। तो Mg को बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो मेटल्स ऑलरेडी बैलेंस है, अब किसको बैलेंस करेंगे हम? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को हमने देखा सर इधर क्लोरीन मिल गया, तो क्लोरीन को हम बैलेंस करने चले। हमने देखा इधर Cl है और इधर Cl2 है, मतलब अकेला Cl इधर है, इधर Cl कितने हैं? 2, तो 2 इधर है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई आप कर लो। अब Cl भी हो गए आराम से। लेकिन एक मैं प्रोसेस बता रहा हूं, आप दोबारा से पूरी रिएक्शन चेक करो। Mg1, इधर Mg1, कोई दिक्कत नहीं। Cl बाहर 2 है, तो यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यानी 2Cl है, इधर भी Cl कितने हैं? 2। अब हम तीसरे पर आते हैं। अब किसको बैलेंस करना होता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कौन सा होता है? सुनो बेटा, अब यहां ऑक्सीजन देखो अकेला है, लेकिन बाहर 2 है, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? यहां पर 2 ऑक्सीजन हो गए। हम इधर की तरफ आए और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, प्रोडक्ट की तरफ आ जाओ, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 2 का कर दो, या हमने 2 का कर दिया। अगले स्टेप पे आए हमने कहा आप फिर से चेक कर लो, कोई और चीजें तो नहीं बदली। Mg 1 1 है, Cl 2 है, इधर भी Cl 2 है, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑक्सीजन इधर देखो कितने थे हमारे? 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने? 2। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं आप कितने इधर? हाइड्रोजन हमें दिखाई दिया इधर 2 है, 2 हाइड्रोजन तो ये रहे। अच्छा इधर भी हैं 2H, यानी ये भी है, 2 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए? 4। इधर हाइड्रोजन देखें 2 2 4, यहाँ बैलेंस्ड हो गई हमारी इक्वेशन। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तभी ये बैलेंस हो सकती है। अच्छा एक मैं बड़ी इक्वेशन आपके सामने बैलेंस करके दिखा रहा हूं, जो कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और ये आपको करनी है, ये भी आपको करनी है, ये वाली मैं करके दिखा दे रहा हूं। चलो हम देखते हैं। इधर है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया और सोडियम सल्फेट भी बनाया है। बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप मेटल को बैलेंस करो, तो मेटल कौन है इसमें? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को उठाओ, इधर Al2 है, मतलब 2 एल्यूमिनियम, इधर सिर्फ 1 है, मतलब इधर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। ठीक है, एल्यूमिनियम। दूसरा एक और है मेटल, कौन? सोडियम। अब सोडियम को भी बैलेंस करो, इधर सोडियम कितने हैं? 1, इधर कितने? 2, तुरंत यहां लगा दो, कितना? 2। अब सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं किस पर? नॉन मेटल पर। नॉन मेटल पर हमने ध्यान दिया कि सर इसमें हमें S फॉर सल्फर दिखाई दे रहा है, और सल्फर इधर कितने हैं? आप कहोगे सल्फर इधर 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक। इधर सल्फर कितने हैं? इधर सल्फर 1 दिखाई दे रहा है, अकेला ही है।
अब ये 4 है ना सिर्फ O के लिए, ब्रैकेट लगा होता तब इसके लिए भी आ जाता। अब हमने कहा इधर सल्फर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 का कर दो। ठीक सर। हम अगले स्टेप की तरफ बढ़े। अगले स्टेप की तरफ है सल्फर भी हो गए। अब हम आते हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखते हैं इधर। इधर आप देखोगे ऑक्सीजन कितने हैं 3 4 जा 12, इधर यहाँ पर 12 है, इधर एक ये है और 2 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो 2 इधर भी है। तो आप कहोगे सर 12 और 2 कितने हो गए, यहाँ पर 14 ऑक्सीजन हो गए। हमने कहा चलो इधर भी ऑक्सीजन देख लो। आप इधर देखे 3 तो इसके साथ हो ही रहे हैं और 2 का मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है, तो 3 2 जा 6 यहाँ मिले आपको। आप कहे कि सर इधर भी देख लो, इधर कितने हैं 4 तो है ही है, 3 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, मतलब इधर ही कितने हैं 12। अब कहानी यहां पर आती है कि ओह माय गॉड, चलो इसको बैलेंस हम करते हैं 4th वाले को, किस प्रकार से होना है वो समझो। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम पर ध्यान देते हैं। एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो एल्यूमिनियम हमने देखा कितना कर दिया बेटा 2। अच्छे से करते हैं, इसे दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 4th वाली है थोड़ी सी बड़ी है और इसे मैं करके दिखाता हूं, आप लोग भी समझने का प्रयास करना, बाकी जो बची है वो आपको करनी है। ट्राई करते हैं, चलो मेरे साथ साथ सीखते चलना, कॉपी पेन हाथ में रखना। चलो देखते हैं। हमें पहले रूल्स पता है कि सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, फिर किसको नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मेटल देखा तो हमने सर इधर एल्यूमिनियम मिल गया, एल्यूमिनियम इधर 2 थे इधर 1 था, तो हमने क्या किया इधर 2 को करने बराबर करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, एल्यूमिनियम हो गया। सर दूसरा भी है कौन, सोडियम, ये 2 मेटल थे, अब इधर Na2 है इधर Na1 है, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी हो गया। ठीक, हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो सोडियम मिल गया, एल्यूमिनियम बैलेंस कर दिया। अब आते हैं हम किस पर, नॉन मेटल पर। नॉन मेटल इसके अंदर सल्फर था, हमने सल्फर को देखा तो इधर सल्फर कितने थे 3, इधर तो 1 था लेकिन ब्रैकेट के बाद 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 3 बन गया 3, सल्फर कितने हैं यहाँ पर 3। दूसरी तरफ सल्फर देखे तो इधर मिले कितने बेटा में 1 सल्फर मिला, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हम, ताकि दोनों तरफ क्या हो सके बैलेंस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमने देखा सल्फर के बाद नॉन मेटल भी हो गए, अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। अच्छा एक चीज और, जैसे अभी हमने किसको सल्फर को बैलेंस किया है, हम दोबारा पूरी रिएक्शन चेक करेंगे। इधर देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, आप कहोगे 2, ठीक सर, इधर एल्यूमिनियम 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं Na पर, Na इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 6, यहीं पर Na फिर से गड़बड़ हो गया, तो Na को हमें दोबारा से फिर करेक्ट करना होगा, और यहां पर Na कितने करने चाहिए जितने इस साइड पर है, कितने इधर 3 2 जा 6, तो इसको हटा के हमें क्या करना पड़ेगा बेटा 6 करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कैसे हैं चेक करो, 3 4 जा 12, इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 1 है, 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6, टोटल कितने हो जाएंगे 18। इधर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 3 2 जा 6, और इधर ऑक्सीजन 4 है, 3 का मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो कितना है 12, तो ऑक्सीजन पे ध्यान दिया दोनों इक्वल है। ऐसे ही फिर हम किसको चेक करेंगे, हाइड्रोजन को। मुझे लगता है सारी बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन भी देखते हैं, इधर देखो 6 बन जा 6, दूसरी तरफ हाइड्रोजन इधर आए 3 तो है ही है और 2 का भी है, इधर भी कितने 6, यानी ये बैलेंस्ड हो चुकी है। ऐसे ही हम सारी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बैलेंस करते हैं। बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कई सारे। देखो पहले क्वेश्चन ये पूछा गया है,
वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं। नेम द स्टेट लॉ, आपको लॉ बताना है। सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। और इस प्रकार से ये इक्वेशन हमें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। आप लोगों को बताना है कि बैलेंस्ड हम क्यों करते हैं। ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास या मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको इसको बेटा समझा देना है कैसे बैलेंस करनी है, अपने पास मेथड बता ही दिया है। ऐसे ही कुछ इस प्रकार की रिएक्शंस भी आती हैं, ये भी आपको सॉल्व करनी है। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट एक्स वाई एंड जेड। आपको एक्स की, वाई की और जेड की क्या निकालनी है बेटा, कोफिशिएंट निकालना है इनके, ताकि एक ऐसी इक्वेशन हो जाए, बैलेंस हो जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स की। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन से करने का प्रयास करो, ठीक। ऑप्शन से प्रयास करेंगे। देखो ऐसा कर लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमने ये वाली बैलेंसिंग रख लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं ऊपर हमने कितना रख दिया बेटा, एक्स की जगह 4 रख दिया, ठीक। दूसरी वैल्यू वाई की है तो वाई की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया, और यहां पर भी 2 रख दिया। चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस हो गई। सबसे पहले जिंक पर ध्यान दो, जिंक अभी कितने हैं बेटा, Zn इधर 4, दूसरी तरफ आओ, Zn कितने हैं 2, हटाओ ये ऑप्शन नहीं है। हम इस ऑप्शन की तरफ गए। ओरली भी पहचान सकते हैं, आपको ओरली भी करना है। चलो हम ट्राई कर लेते हैं। हमने क्या किया, अब की बार x की जगह रखा यहां पर 2, y की जगह भी रख दिया 2, और z की जगह यहां रख दिया बेटा 4। ट्राई करने हम फिर चले। सबसे पहले जिंक को देखा, इधर जिंक 2 है, इधर जिंक 2 है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। हम नाइट्रोजन की तरफ ध्यान दिए, N2, इधर नाइट्रोजन 2 है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन कितने हैं बेटा हमारे, हाँ N2 है, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कितने हो गए, 4 हो गए। इधर नाइट्रोजन कितने हैं 4n, मतलब ये भी 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन पे जाओ तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ पर भी 12 है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ मिले, 4 2 जा 8, 2 इधर थे, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 8 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, 8 हो तो 10 यानी 12, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस। सारी चीजें बैलेंस आ गई, आंसर लगा दो। आप इसे बार बार रिपीट करके देखना, मैं हमेशा इसी मेथड से बताने का प्रयास करता हूँ। देखो ये भी 2025 में पूछा गया और आपको यहाँ पर P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू बनानी है। आप इन्हीं में से रख के देखना, अपने आप आपका आंसर आएगा। बोर्ड के क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब आते हैं बेटा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम पर। हम ध्यान देते हैं कि मैग्नीशियम जलता है तो क्या होता है। देखो पहले बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो सभी बच्चे इस पर ध्यान देंगे। चलो आके देखते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब जलाया जाता है तो पहले देखो मैग्नीशियम है क्या। हम जानते हैं ये बेटा मैग्नीशियम की एक रिबन है, और मैग्नीशियम क्या है, अपने आप में एक मेटल है। अब इस मेटल है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब इसको हम जलाएंगे तो क्या होगा, देखो कोई भी चीज जलती है तो हमेशा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो यहां पर भी यही होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को हम मिलाएंगे, रिएक्ट कराएंगे या जलाएंगे, तो बनता कैसे, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहां पर देख रहे होगे जब ये मैग्नीशियम जल रहा है तो इस पर पाउडर धीमे धीमे नीचे गिर रहा है। इस व्हाइट पाउडर को कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर यही कहा गया है कि आप जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लोगे तो बनाएगा क्या, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। रिएक्शन मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, ऑक्सीजन को O2, और Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो शुरुआत में सब्सटेंस लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्टेंट। तो ओरिजिनल सब्सटेंस आर यूज्ड कॉल्ड रिएक्टेंट। जो नया सब्सटेंस बन रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, उसी को क्या कहते थे हम लोग, प्रोडक्ट। ये हम बता ही चुके हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन ये आता है कि जब हम मैग्नीशियम को
जला रहे होते हैं उससे पहले मैग्नीशियम की, मान लो इस प्रकार से ये रॉड है, इसको हम सबसे पहले सैंड पेपर से रब्ड करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों? देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। मैग्नीशियम एक मेटल है और जब इसे खुले में रख देते हैं तो ये एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ रिएक्ट करके एक ऊपर अपनी एक लेयर जमा लेता है। उस लेयर, जो किसकी लेयर होती है, वो भी किसकी लेयर होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है। तो पहले से ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर होती है। उसे साफ करने के लिए हम उसे सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब्ड करते हैं, रगड़ के उसे साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो यही है कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं। तो आपको पता होगा, रिबन इज क्लीन टू रिमूव प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। जो उस ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे साफ करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इससे क्या क्या ऑब्जर्व होता है। तो देखो, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं ना, तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ चलता है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम कौन सा होता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब है ब्राइट लाइट, बहुत तेजी से चमकने वाली लाइट। तो हमें ये दो क्वेश्चन यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन से पूछे जा सकते हैं। पहला कि हम इसे साफ क्यों करते हैं, तो आपका तुरंत जवाब आ जाना चाहिए, हम इसे इसलिए साफ करते हैं ताकि एक ऊपर इसकी प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है, किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसे रिमूव करने के लिए। दूसरा, जब ये जलता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो यहां पर आपको ये भी समझ में आ गया। अब हमारे अगले टॉपिक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में आना ही आना होता है, ठीक। तो हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो केमिकल रिएक्शंस को हमें कितने हिस्सों में बांटा है? 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शंस हमारी कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की हुई। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं वो समझ लो। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन नाम से ही पता लग रहा होगा, जब हम किसी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस लें और वो क्या हो जाए बेटा? कंबाइन हो जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म 1 प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस लें और वो क्या बना है? एक प्रोडक्ट बना दे, तो तुरंत कह देना है क्या? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल कहें, हमने मैग्नीशियम लिया प्लस के ऑक्सीजन ली, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारी कैसी रिएक्शन हो जाएगी? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड लिया और वाटर लिया, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस से इसे हीट निकल रही है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग? क्विक लाइम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? क्विक लाइम। इसको कहते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। अब एक बात समझ में आ रही है, सर हमने एक 2 टॉपिक और पीछे छोड़े थे, मैंने कहा था इसके एग्जांपल आपको साथ साथ बताएंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अच्छा देखो, जब हम 2 चीजें मिलाए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये आपस में रिएक्ट हुई, इन्होंने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनसे निकल रही है हीट, और हीट जब निकल रही है, मैंने क्या कहा था? ये कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी आपसे पूछी जाए तो आप इस एग्जांपल को डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे भी समझाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, जब ये रिएक्शन हो रही होती है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो होता क्या है? टेम्परेचर क्या होता है? राइज, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर, बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ साथ कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ये जो क्विक लाइम है, ये सीमेंट बनाने में इसका यूज भी किया जाता है। तो ये रिएक्शन एक्टिविटी के तौर पर भी है, एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, तो इसे आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। यहाँ में सब कुछ याद हुआ?
मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें याद हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब आता है बेटा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने प्रिपेयर किया था, कैसे किया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर लिया, क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिलेक्ट लाइम। एक्चुअल में ये हम लोग व्हाइट वॉश ऑन ऑफ वॉल, जो दीवालों पर व्हाइट वॉश होता है, कलर वगैरह होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। अब एक बात समझ में आती है कि होता क्या है इसके बीच में। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, जब हम कलर करवाते हैं घर के ऊपर तो एक चीज आपने देखी होगी कि जब शुरुआत में वो कलर कर रहा होगा तो उतनी ज्यादा ब्राइटनेस नहीं देता, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसमें बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज हम समझेंगे। देखो, जो उसने व्हाइट वॉश किया दीवार के ऊपर, किससे कर रहा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एटमॉस्फेयर से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये क्या करता है बेटा, वाटर जो भी उसके अंदर मॉइस्चर था वो भाप बन के उड़ जाता है और बचा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इससे ये साइन चमकता है, इसी के कारण से वो ब्राइट यानी बहुत ज्यादा दीवार क्या होने लगती है, वॉल चमकने लगती है। तो वही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, दीवार पर व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट आराम से करता है, स्लोली करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हेल्प टू शाइन वॉल, और दीवार को शाइनिंग करने में ये बहुत मदद करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इससे भी पूछ लिया जाता है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब सबसे पहले जो रिएक्शन थी उसका हमने एक पार्ट खत्म कर लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आता है डिकम्पोजिशन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, डिकम्पोजिशन में उल्टा है। यहां कोई सब्सटेंस एक होगा और टूट के कई सारों में टूट रहा होगा, दो या दो से ज्यादा में टूट रहा होगा। समझना डेफिनेशन, अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक कंपाउंड कई हिस्सों में टूट रहा है, स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों में टूट रहा है, तो हमारी क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर समझ लेते हैं। अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड है, स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस। एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसों में टूट रहा है, तो आप कहोगे कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इन ये 3 हिस्सों में बांटी गई है। सबसे पहले आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा आता है फोटो डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे कितने हिस्सों में बांटी गई, 3। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। एक एक करके इनके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले बात होगी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट, जब हम क्या कर रहे हैं उसको हीट दे रहे हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। तो देखो बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट के कारण से हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहां पर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक मुझे ऐसी उम्मीद है, ये देखो लिखा हुआ है यहां पर ब्राउन फ्यूम्स, क्या लिखा है, ब्राउन फ्यूम्स। चलो यहां पर समझाते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, देखो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया, Ca का मतलब कैल्शियम, कार्बोनेट CO3, इसको हम हीट किए, क्या किए बेटा, हीट। जैसे ही हम हीट किए तो ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कौन सी गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अच्छा देखो यहां एक सब्सटेंस था, कितने सब्सटेंसों में टूट गया, 2। आप यही तो बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसों में। ठीक सर, अब एक बात समझ नहीं आई सर, सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन अब यहीं से भी है, लेड नाइट्रेट। अब ये जो लेड नाइट्रेट है वो क्या करता है, ध्यान से सुनना बेटा। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर
लेड नाइट्रेट है, बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, इसे हीट किया जा रहा है। जब इसे हीट किया जा रहा है तो इससे फ्यूम्स निकल रही हैं और वो फ्यूम्स कैसी हैं, ब्राउन कलर की हैं। तो बेटा याद रखना, लीड नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट जो भी आप पढ़ते हो, तो ये जो लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट अभी सिंगल सब्सटेंस है। इसको आप क्या किए, हीट किए। क्या किए, हीट किए। जैसे ही आप हीट करोगे तो ये 3 चीजों में टूट जाएगा। पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा ऑक्सीजन। तो याद रखना है, पहले इस रिएक्शन को रट लो, याद कर लो बहुत अच्छे से कि सर लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम इसे हीट किए, हीट करेंगे तो इससे ब्राउन फिल्म्स निकलेंगी। कैसे, ब्राउन फिल्म्स। अच्छा, ये 3 चीजों में टूट जाता है। पहला लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड का फॉर्मूला PbO, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तीसरा ऑक्सीजन। इन सब में ये टूट जाता है। ओके, अब इसमें ध्यान से सुनना, जो लीड ऑक्साइड है वो येलो PPT बनाता है। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट ऐसी चीज होती है जो डिसॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उनसे फ्यूम्स निकलती है, वो भी कैसे कलर की, ब्राउन फ्यूम्स। कैसे कलर की, इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। ये थर्मल डिकम्पोजिशन के साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या, जिसे हम हीट दे रहे हैं, बताइए बर्नर से हम हीट दे रहे थे या नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखनी है और एंडोथर्मिक भी देखनी है। यहां पर जो पीछे में आपको बता के आया वो एक्सोथर्मिक बता दीजिएगा। यहां पर ये दिखाई दे रही होगी कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हम क्या दे रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मुझे लगता है कि आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद एक और अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, ये बेटा मैं कहता हूं इंपोर्टेंट डाल लो इसमें, क्योंकि इसे पेपर में पूछा जाता है। ये भी देखो, फेरस सल्फेट के साथ 7 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के, FeSO4 फेरस सल्फेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसके 7 H2O क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हाँ, इसके कलर की बात करें तो शुरुआत में ये कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे ही 7 H2O बाहर निकलते हैं हीट देने से, तो इसका कलर एकदम कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, वाइट। ठीक सर, लेकिन हमारी आदत क्या है, हम और ज्यादा हीट करते हैं FeSO4 को। तो हम और ज्यादा हीट किए, और ज्यादा हीट किए तो ये क्या करता है, 3 सब्सटेंसों में टूट जाता है। सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, ये एस बताता है कि फेरिक ऑक्साइड सॉलिड में होता है, जी बताता है ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और जे भी जी आपको ये बता रहा है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड बना, ये बनता है बेटा रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा बन जाता है ये, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। तो क्या समझ में आया सर, फेरिक ऑक्साइड कैसे कलर का बनता है, फाइनली रेडिश ब्राउन। तो यहां पर यही लिखा है कि सर सबसे पहले फेरिस सल्फेट लिया जो कि कैसे कलर का था, ग्रीन कलर का दिया। जब इसे हमने हीट किया तो इससे पानी लॉस हो गया और इसका कलर कैसा हो गया, वाइट हो गया। इसे हम और ज्यादा हीट किए तो इसका कलर कैसा हो गया बेटा, रेडिश ब्राउन हो गया, और बन क्या गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसकी जो स्मेल होती है जब इसे जलाते हैं तो माचिस की तीली जैसी स्मेल होती है, जैसे माचिस जब जल रही होती है। इसकी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसकी जो स्मेल है पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट का मतलब जैसे कहीं पर कमरा वगैरह बंद होता है तो उसमें सफोकेट होने लगते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। अब एक बात बताना, इसमें भी तो हम हीट दे रहे हैं, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सो या एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन तो है, साथ साथ ये कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो क्या समझ में आया, इसको भी अच्छे से याद रखना है बेटा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया गया है, ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर X
एक एक्स सब्सटेंस दिया था। अच्छा, ग्रीन कलर का कौन सा सब्सटेंस था? ये पेपर में पूछा गया 2025 में। एक्स कलर, एक्स कौन सा था बेटा? FeSO4 डॉट में 7H2, ग्रीन कलर का है या नहीं? तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये ग्रीन कलर का है। इमिट्स गैसेस करेक्टर्स ऑर्डर्स ऑफ व्हेन हीट, जब इसे हीट करते हैं तो यहाँ से गैसेस निकलती हैं। इट फर्स्ट लॉस वाटर, सबसे पहले ये पानी छोड़ता है, यस सर, एंड चेंज कलर, और कलर चेंज करता जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग, और ज़्यादा इसे हीट करते हैं, डिकम्पोज हो जाता है एंड प्रोड्यूस द सॉलिड कंपोनेंट वाई, और सॉलिड कंपोनेंट क्या बनाता है बेटा? वाई। सबसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई एक्स करो और वाई करो। अभी पीछे तो ये बताया है, ध्यान से समझना कैसे। देखो, ये फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड ही तो था, तो एक बात समझना, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा वाई, और शुरुआत में जो मिला था वो क्या हो जाएगा? FeSO4 7H2। तो इसका आंसर आपको पहले का मिल गया। फिर आपसे बोल रहा है स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड। अब कलर बताओ, कलर कैसे चेंज हुए हैं? एक्स सबसे पहले ग्रीन कलर का था, फिर कैसा हुआ बेटा? थोड़ी देर इसे हमने हीट किया तो व्हाइट कलर का हुआ है, और ज्यादा हीट किया तो कैसे कलर का हो गया? रेड इज ब्राउन का। तो ये आपको समझा देना है। अब हम आते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। किस पर आते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलो इसे भी समझते हैं। दोस रिएक्शन विच रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन हो रही है किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें एक ही एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, वो भी किसका है बेटा? वाटर का। पहले अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले मैंने आपको बता चुका था कि जो वाटर है वो दो चीजों से बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, तभी तो H2O बना। अब इसी को रिवर्स करना हो तो H2O से हमें दोनों चीजें अलग निकाल दो, हाइड्रोजन अलग कर दो, ऑक्सीजन कर दो, बस यही है बेटा डिकम्पोजिशन। अब इसी वाटर को ही अलग करेंगे, ठीक है? क्लियर, समझना बेटा अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही होती है। इसमें जो वाटर होता है H2O लिक्विड की फॉर्म में होता है, इसे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक बेटा, अच्छा देखते हैं, समझना बेटा। ये बेटा एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है बेटा? वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, और इसमें हमने दो रॉड लगा रखी हैं। एक रॉड है एनोड, दूसरी रॉड है कैथोड। बैटरी से कनेक्ट कर रखी है। पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किससा है? एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल है किससे बेटा? कैथोड से। यहां पर जो देखा गया वो एक बड़ी अच्छी बात थी, समझने योग्य बात थी। यहां पर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का स्विच चालू कर दिया, ठीक है, जैसे ही हमने स्विच को चालू किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें अच्छे से पास कराई, तो जो एनोड था इसके ऊपर यहां पर बबल्स दिखने लगी, और यहां पर वैक्यूम मतलब एयर आने लगी, सॉरी गैस आने लगी, और देखा गया तो ये गैस जो थी वो कौन सी थी? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन कौन से टर्मिनल पे आ रही है? एनोड पर। एनोड कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी तरफ कैथोड था, जो कैसा चार्ज था? निगेटिव। इसके ऊपर भी गैस बन रही थी, कौन सी गैस बन रही थी? हाइड्रोजन गैस। यानी हमें एक बात पता लगी, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, और गैस कौन सी बन रही है बेटा? ऑक्सीजन। यानी इस एक और है आपके पास, कौन सी है? पोआ। पोआ, पोआ मतलब पॉजिटिव, ओ मतलब ऑक्सीजन, ए मतलब एनोड। तो पोआ मतलब पोआ पे पी पे आता है पॉजिटिव, ओ पर ऑक्सीजन, एनोड। मतलब एनोड पे क्या जाना है? ऑक्सीजन। ऐसे दूसरा रख लो बेटा NCH। एन मतलब निगेटिव, सी मतलब कैथोड, H मतलब हाइड्रोजन। तो ऐसे करके हमें पता होना चाहिए कि कौन से पर कौन सी गैस जा रही होती है। पेपर में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। अब ये देखा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो आप कहोगे बेटा कितना होता है? 2:1।
अगर इसका मास के अनुसार रेशियो पूछा जाए तो 1:8 होता है। कैसे, सुनना। देखो यहां बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। फॉर्मूला वाटर का होता है H2O, यानी हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2, ऑक्सीजन होता है 1। हम जानते हैं हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 यूनिट होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा, 16 यूनिट होता है, तो यहाँ लिख दो बेटा 16 यूनिट। अब इनको काट सकते हैं, 2 से काटो 1 बार, इधर भी 2 से काटो कितना, 8 बार। तो इसका रेशियो जो मास के अनुसार पूछा जाता है वो कितना है, 1:8। तो हाइड्रोजन गैस ऑफ्टन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। हाइड्रोजन कहाँ मिलती है बेटा, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, एनोड पर। इस प्रकार से इसे भी हमें बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कैसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, आपको सॉल्व करना होता है। आगे मैं देखता हूँ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है एक तरीके से सनलाइट। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब है सनलाइट कॉजेज ब्रेकडाउन, यानी किसी भी रिएक्शन में सनलाइट की वजह से ब्रेकडाउन हो रहे हो, सनलाइट की वजह से ये सारी चीजें टूट रही हैं, तो फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। इसमें 2 एग्जांपल आपके बहुत ज्यादा हैं। जैसे सबसे पहले आप AgCl लो, AgCl, Ag का मतलब सिल्वर, Cl का मतलब क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड होगा। सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में रख दो तो धीमे धीमे यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, सिल्वर। तो आप जानते हो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, जब क्लोरीन निकल जाती है तो इसका कलर भी चेंज होकर क्या हो जाता है, ग्रे। इसका यूज अक्सर करके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। कहां पर, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो AgCl गिव्स Ag प्लस क्लोराइड, जब हम कहाँ रख देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। ये यूज कहाँ हो रहा है, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ऐसे ही AgVr भी होता है, सनलाइट में रख देंगे, किसकी लाइट में, सनलाइट रख देंगे, सनलाइट खुले में रख देंगे तो ये Ag और Vr अलग अलग टूट जाएंगे। इसका पेल येलो कलर होता है, फिर ये किस में कलर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर। एक चीज और याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि Ag और AgVr को हम ब्लैक बोतल में क्यों रखते हैं, ताकि ये प्रोटेक्ट होती रहे कहां से, फ्रॉम सनलाइट से। तो क्यों रखते हैं, AgCl एंड AgVr आर केप्ट इन ब्लैक बोतल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, ताकि सनलाइट से हम क्या कर सकें, इसका प्रोटेक्शन कर सकें। तो हमारी यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। देखो हम लोग बेटा अगले टॉपिक लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा होते हुए हमने देखा है। कैसे देखा है, आपने भी देखा होगा, जब 2 बच्चे खड़े हों और एक सीट हो तो वहाँ पर जो पावरफुल व्यक्ति है उसको हटा देता है, बोलता है मैं बैठूंगा। वैसा ही कुछ यहाँ पर होना होता है, बिल्कुल सेम टू कॉपी यहीं पर होता है। हम यहाँ पर भी देखेंगे जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, हटा देगा और उसकी जगह कौन बैठ जाएगा, खुद बैठ जाएगा। आप देख सकते हो कैसे, सुनना। कुछ इस प्रकार से ज़्यादा शैतान बच्चों की लिस्ट बनी हुई है, ठीक, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट, और इस सीरीज को कहते हैं एक्टिव सीरीज, और कहीं कहीं इसे रिएक्टिव सीरीज भी कहते हैं। तो मैं तो रिएक्टिव वर्ड यूज करूंगा। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, पोटेशियम। सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है कौन, पोटेशियम। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर इसे पानी के अंदर डाल दें तो ये पानी में ब्लास्ट करके बाहर निकलता है। वहीं फिर उसके बाद आता है सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम। इसी प्रकार से सीरीज में चलते चलें तो सबसे नीचे आ जाता है गोल्ड। गोल्ड का सबसे कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम कोई भी ज्वेलरीज किसकी बनाते हैं, गोल्ड की बनाते हैं, ताकि उसका कलर लंबे समय तक वही बना रहे। और गोल्ड का कलर लंबे समय तक वही बना रहता है क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, इस प्रकार से ये सीरीज है जो आपको याद करनी है। लेकिन सर ये याद कैसे करेंगे, मात्र 13 एलिमेंट की है, आप डायरेक्ट याद कर लो। नहीं याद कर लो तो ये आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक भी बना रखी है। क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। 2-3 बार बोलने का ट्राई करो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ये लिख लो और काउंटिंग कर लो, ये सारे एलिमेंट कितने होंगे, 13 होंगे। ठीक, अब मैच करते हैं। केदार, केदार का मतलब के, और के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। नाथ, नाथ मतलब Na,
सोडियम, Ca केदारनाथ का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके Fe, पकाता है लेड, है हाइड्रोजन, कौन Cu, है He मरगरी, आगे Ag सिल्वर, आओ Au गोल्ड। इस प्रकार से यहाँ सीरीज बनी हुई है। ये सीरीज याद कर लो बहुत आसानी से। यहाँ पर आप देख पाओगे जितने भी एलिमेंट हैं वो मैंने एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बीच में एक आध और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा काम इतने से चल जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक, अब ध्यान से सुनो बेटा, एक रिएक्शन है आपको मैं दिखा रहा हूँ, कॉपर सल्फेट लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यहाँ पर नीचे दिखाई नहीं दे रही होगी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम क्या लिखते हैं, CuSO4। CuSO4 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, जिंक के साथ। अब आपको ये प्रोडक्ट मैं नीचे बनाऊंगा। अब यहां देखो कॉपर सल्फेट है और क्या यहाँ पर, जिंक। अब आप इसमें देखो कि कॉपर और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आप ढूंढो कॉपर कहाँ है, यहां पर, जिंक कहाँ है, यहां पर। ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक। तो यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह जिंक बन जाएगा, ZnSO4। कॉपर को अलग डाल दो, Cu। तो इस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाली है वो कौन सी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं और आपकी पेपर में ये आ सकती है। कौन सी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आती है कॉपर सल्फेट, इसमें भी लिया जाता है CuSO4 प्लस Fe मतलब आयरन। जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर फिर चेक करो, कॉपर और Fe की बात हो रही है। कॉपर आप देख पा रहे हो यहां है, Fe कहां है, यहां पर है। Fe ज्यादा एक्टिव है, मतलब कॉपर को यहां से क्या कर देगा, हटा देगा। तो Cu की जगह कौन आ जाएगा बेटा, Fe, और यहां बचेगा कौन, SO4 प्लस के Cu को अलग डाल दो, फिर कॉपर। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इसे बेहतर तरीके से समझ पा रहे होगे। आगे ध्यान से सुनो बेटा, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका कलर होता है ब्लू, लेकिन वहीं अगर फेरस सल्फेट की बात करें तो इसका कलर होता है कैसा, ग्रीन। तो आपको इतना भी याद रखना है कि जो कॉपर सल्फेट है, इस कंटेनर के अंदर आप देखो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है मैंने भर रखा है, यहां इस पिक्चर में कॉपर सल्फेट कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। इसके अंदर एक रॉड डाल रखी है किसकी, आयरन की। थोड़ी देर बाद जब हमने देखा, एक आध घंटे बाद, तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट ब्लू था वो धीमे धीमे कैसे कलर का हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है। और जो आयरन नेल थी, इसके ऊपर क्या हुआ है बेटा, एक कॉपर की लेयर ऊपर जम जाएगी और वो थोड़ी ब्राउनिश कलर की होगी। तो हमें क्या याद रखना है, एक केमिकल रिएक्शन ये जरूर याद कर लो, कॉपर सल्फेट प्लस Fe की। यहाँ पर Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि Fe यहाँ पर कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और बनाएगा फेरस सल्फेट। साथ में क्या निकलेगा, यहाँ से कॉपर अलग निकल आएगा। ऐसे बेटा कई सारी रिएक्शन होती हैं, आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देखता हूँ कि क्या आप इसको बता पाओगे या नहीं। मैंने कहा आपका एक कॉपर सल्फेट है, फिर से CuSO4, इसका रिएक्शन मैंने सिल्वर के साथ कराया है, बताइए क्या होगा। आप फिर से जाओगे, सर कॉपर सल्फेट आपका कहाँ है, कॉपर कहाँ है, ये रहा। सिल्वर कहाँ है, यहाँ पर है। आप कहोगे कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या सिल्वर इसको हटा पाएगा, आप कहोगे नहीं सर, तो इसका मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम कहेंगे इसके अंदर क्या, नो चेंज। आपको ये चीज़ें भी क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है, ठीक, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम एक एग्जाम्पल और है बेटा, जिंक प्लस H2SO4। जिंक प्लस H2SO4 क्या बनाता है, यहां पर भी देखो हाइड्रोजन को हटा के कौन आ गया है, जिंक। चेक करो SO4 के साथ, देखो SO4 के साथ हाइड्रोजन था, अब कौन आ जाएगा, जिंक। यानी जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन बाहर, और इससे क्या होता है बेटा, हीट निकलती है। इस रिएक्शन को भी याद रखना बेटा, क्योंकि ये एक्टिविटी की रिएक्शन है। यहाँ पर जब ये
रिएक्शन कराई जाती है उस वक्त कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, उन पे ध्यान दो। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। जब ये जलती है तो कैसा साउंड आता है? पॉप साउंड आता है ना। और ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। साथ में यहां जो हम एसिड यूज कर रहे हैं H2SO4 वो डाइल्यूट लेते हैं। क्योंकि लेते हैं? क्योंकि जब ये रिएक्शन हो रही है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट बहुत ज्यादा निकलती है। तो बेटा ये रिएक्शन पूछ ली जाती है किस प्रकार की है, तो डिस्प्लेसमेंट भी है और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि इससे हीट क्या हो रही है बेटा? रिलीज हो रही है। हम फिर उसके बाद आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सुनना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपकी तरह ही होती है। कभी भी क्लास में बैठे हों दो बच्चे, अपनी सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं, इसी प्रकार से हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलो देखते हैं, सुनना। यहां से याद रखो, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस क्या हो रहे हो बेटा? एक्सचेंज हो रहे होंगे, तब हम क्या कह सकते हैं वो किस प्रकार की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे यहां पर देखो AgNO3, Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, इधर है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। यहां पर देखो Na3 के साथ Ag है और यहां Cl के साथ Na है। अगर NO3 के साथ Na आ जाए और Ag के साथ कौन आ जाए? Cl, तो हमारी आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, आयंस के एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर यही होगा, देखो Ag के साथ आएगा Cl और NO3 के साथ कौन आ जाएगा? NaNO3। तो ये होगी क्या बेटा? हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या सर इसी के अंदर दिखाई देती है? नहीं, आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं बढ़िया सा। देखो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये आता है, इसे याद रखना। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में आयंस को एक्सचेंज करने वाले हैं। जो बेरियम है वो किसके साथ जाएगा? सल्फेट, BaSO4। वहीं Na के साथ कौन जाएगा? Cl, तो NaCl। जो बेरियम सल्फेट होता है वो क्या बनाता है? व्हाइट PPD बनाता है। एक और पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये भी आयंस को एक्सचेंज करेगा। Na3 के साथ अभी कौन है इधर? Pb, लेकिन क्या होना चाहिए? K आ जाए। देखो आ गया, NO3 के साथ क्या है? K। अब यहां आयोडाइड के साथ कौन आ जाए? लेड आ जाए। देखो लेड आ गया। तो ये जो रिएक्शन है इसे याद रख लेना। जो लेड आयोडाइड है वो कैसे PPD बनाता है? येलो PPD बनाता है। इसमें यही एग्जांपल में दिया है कि हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया है, दूसरे में लेड नाइट्रेट लिया है, PbNO3 का होल ट्वाइस। इन दोनों को क्या करा दिया हमने? रिएक्ट करा दिया। और रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। और ये लेड आयोडाइड है ना, वो येलो PPD फॉर्म करता है। वहीं एक और रिएक्शन थी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की। कौन सी? ये वाली। ये दोनों रिएक्शन हमारे पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ साथ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। यहां पर ये दिया गया है, अब आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर लिया गया है बेरियम क्लोराइड और इधर लिया गया सोडियम सल्फेट। इन दोनों को जब मिलाया गया तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये PYQ 2020 में पूछा गया था कि लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन एडेड टू टेस्ट ट्यूब। कौन सा सॉल्यूशन लिया गया है? लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया गया है। किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। आपको कलर बताना है। राइट द नेम एंड द कलर ऑफ कंपाउंड्स प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है? किसका बनना था? लीड आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। आपको ये केमिकल सीधी सीधी याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन। जो लीड आयोडाइड था PbI2 वो येलो PPD बना रहा था। कलर भी यही पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड PPD बना रहा है, तो आपको याद रखना है लीड आयोडाइड। कैसे कलर की बना रहा है? येलो कलर की बना रहा है। तो आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, आप बता सकते हो। टाइप भी बताना है किस प्रकार की ये रिएक्शन है। किस प्रकार की थी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन कोड में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? बहुत आसान चीज होती है। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब जब हो तब आप कहोगे क्या है, ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अगर उल्टा इसका हो जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन हो। बेटा कभी कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तब ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तब रिडक्शन कहते हैं। अब हम इसमें समझेंगे कि कहाँ कहाँ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है। चलो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रिएक्शन को यहां से ऊपर से नोट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है क्या, कॉपर ऑक्साइड CO प्लस को इसके साथ रिएक्ट कराना है किसको, हाइड्रोजन को। यहां पर जो हीट दी तो हीट देने के बाद क्या बना बेटा, कॉपर बना प्लस के वाटर बना। आप यहां देख पा रहे होगे कॉपर ऑक्साइड है, इधर आते आते क्या हुआ है, कॉपर। यहां रिमूवल हुआ है किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, इधर ऑक्सीजन था इधर नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहां क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं ऐसे कहूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें देखो इधर मैग्नीशियम था, इधर आते आते क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर एडिशन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम यहां पर, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, तो यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अच्छा, किसी एक रिएक्शन के अंदर दोनों ही चीजें हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उसी को हम क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको बता दूं ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारे पेपर में पूछा गया है। मैं लिख रहा हूं मैग्नीज ऑक्साइड प्लस के 4HCl, जब इसको हीट किए तो क्या बनाया, मैग्नीज क्लोराइड प्लस के 2H2O प्लस के क्लोरीन। इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखना तो आप समझ पाओगे कि इसमें क्या हुआ है। देखो सबसे पहले मैग्नीज की तरफ देखते हैं। इधर मैग्नीज था, इधर आते आते मैग्नीज क्लोराइड, यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव। तो आप लिखोगे O2 क्या हुआ, यहां पर रिमूव हुआ है। अच्छा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहां रिडक्शन। वहीं बेटा अगर हम यहां देखें कि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ इधर क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहां पर, एडिशन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर रिडक्शन और आप ऑक्सीडेशन को आसानी से क्या कर सकते हो बेटा, पहचान सकते हो कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो आप तुरंत कहोगे यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पे रिडक्शन। दोनों एक साथ हो रहे हो तो क्या कह देते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस ऑक्सीडेशन की क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला आता है बेटा हमारा क्या, कोरोजन। क्या आता है, कोरोजन। अब ये जो कोरोजन है क्या है, कोरोजन कुछ नहीं है, हमने देखा होगा कि आयरन की रॉड पर कभी कभी उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर जम जाती है जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट भी एक प्रकार का क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन समझते हैं। मेटल डेटोरॉइड्स ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर। मेटल डेटोरॉइड्स होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, किसके कारण से, एयर और मॉइस्चर के कारण से, तो हम क्या कहते हैं उसे, कोरोजन। ऐसे ही रस्टिंग भी एक प्रकार का क्या है बेटा, कोरोजन। जब ये जंग लगती है तो रिएक्शन करती है किसके साथ, आयरन किसके साथ कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और बना लेता है फेरिक ऑक्साइड डॉट में XH2O। XH2O का मतलब है कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं इसका पता नहीं, तुम्हारे सिलेबस के अनुसार आगे चल के तुम जब केमिस्ट्री पढ़ोगे आगे तब मिलेगा, तो यहाँ पर ये सब आपको पता लग जाएगा। एक चीज सबसे अच्छी चीज होती है कि ऑक्सीडेशन का एक और इफेक्ट देखा जाता है
जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल लो, एप्पल को बीच में से काट दो, काट दे तो एकदम वाइट दिखाई देता है, लेकिन वही आधे घंटे बाद देखोगे तो आप वो पीला पीला पड़ने लगता है, येलो येलो होने लगता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि वो एयर के साथ वो भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो भी एक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है। क्यों होता है वो सुनो। इन फ्रूट्स कंटेनिंग पॉलीफेनॉल एंजाइम्स, फ्रूट्स के अंदर कौन सा एंजाइम्स मौजूद है? पॉलीफेनॉल एंजाइम्स मौजूद है, जो रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और कलर को क्या कर देता है बेटा? चेंज कर देता है ऑन द कट सरफेस ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की सरफेस पर कट करते हैं, उसका कलर क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन के इफेक्ट है। अच्छा, कोरोजन दो जगह और भी देखा जाता है, सिर्फ आयरन में देखा जाता है, उसे तो हम रस्ट कह देते हैं, ठीक, लेकिन हमने कॉपर में भी देखा है। कॉपर का कलर रेड से कैसा होता देखा है? ग्रीन होते हुए देखा है। इसे कहते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के ऊपर जंग लगना, टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो ये जो कलर है ना कॉपर का, लगभग रेड सा कलर होता है और कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। यहाँ कॉपर किस किस के साथ रिएक्ट करता है कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है। कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, तीन चीजों के साथ कॉपर रिएक्ट करता है और फिर बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट CuCO3, जो कि कैसे कलर का होता है? ग्रीन। यही रेड से कैसा कलर हो जाता है इसका? ग्रीन हो जाता है। मतलब साफ साफ कहें तो जो कॉपर है वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। ऐसे ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कॉपर के साथ टार्निशिंग देखी है, टार्निशिंग हमने सिल्वर के साथ भी होते हुए देखी है, ये भी कोरोजन है एक प्रकार के। जो सिल्वर हमारे ग्रे कलर का होता है वो कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करती है? ये याद रखो, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बना लेती है, जो कैसे कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं ये जरूर याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। रिएक्शन नहीं पूछी जाती है तो रिएक्शन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है बेटा कि ये जो कोरोजन है या ऑक्सीडेशन है, तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं, रोकने के तरीके, क्योंकि रुकना बहुत जरूरी है ना, जंग वगैरह लगती जाती है तो वो मैटर क्या होते जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले आप पेंटिंग कर दो। तो हमें लगता है कि जो गेट पर पेंट की जाती है वो अच्छा लगने के लिए की जाती है, उसका मेन काम तो ये है कि उस पर जंग नहीं लगती, तो पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? किसी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देना, वो क्या है? गैल्वेनाइजेशन है। ठीक, एक और प्रोसेस है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है वो समझ लो। इट इज द मेथड टू कटिंग वन मेटल विद कटिंग कोटिंग ऑफ वन मेटल विद एनोदर बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर बना देना, कोटिंग कर देना, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर समझना, जैसे मान लो ये आयरन की है, हमें आयरन को सुरक्षित करना है, इसके ऊपर हम जिंक की नहीं किसी और की लगा दें, मानो गोल्ड की एक प्लेट लगा दें इसके ऊपर, तो अब गोल्ड तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, गोल्ड के अंदर आयरन कवर हो गया, आयरन तो किसी से ही नहीं करेगा फिर। तो मतलब समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी के पास करते हैं और उससे क्या होती है बेटा? एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल के ऊपर हम कर देते हैं। बेटा इसका इफेक्ट और भी देखा गया है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी क्या होती है वो भी समझ लो। ऑक्सीडेशन होता है किसका बेटा? ऑयल का और फैट का, किसके अंदर? फूड के अंदर, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड। फूड के अंदर फैट का ऑक्सीडेशन होना, ऑयल का ऑक्सीडेशन होना, उसी को क्या कहते हैं बेटा? रेंसिडिटी। इसके कारण से, इसके रिजल्टिंग के कारण से खाने के अंदर बैड स्मेल आने लग सकती है, बैड टेस्ट आने लग सकता है, कॉल्ड रेंसिडिटी। अब इस रेंसिडिटी को भी हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से रोक सकते हैं? पहला, वैक्यूम पैकिंग। क्या? वैक्यूम पैकिंग। दूसरा, रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन। किसी पैकेट के अंदर आपने देखा होगा जो एक गैस भरी होती है वो एक्चुअल में नाइट्रोजन भरी होती है, सारी गैस निकाल के उसमें कौन सी गैस भर दो? नाइट्रोजन। रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रख दो। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट भी बेटा क्या करते हैं? ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो खाने के अंदर मिला दिए जाते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन होने से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। एक आता है बेटा इसमें BHA आता है, दूसरा आता है बेटा BHT।
ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और BHT का मतलब है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉलरेंस। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को, ऑक्सीडेशन होने से बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, रेंसिटी से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या आई होंगी बेटा, समझ में आई होंगी। बस हम इतना ही रखते हैं, आप लोग इसे देखते रहिएगा, अब इसके क्वेश्चन लगाइएगा। थैंक यू।